नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही सियासी बिसात भी बीत चुकी है। पहले दिन के सत्र में राज्यपाल ने जहां अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां सामने रखी तो विपक्ष सवाल उठाता नजर आया। राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल उठाने के साथ ही विपक्ष ने यह भी साफ कर दिया है कि आगे भी सत्र की कार्यवाही ज्यादा ही हंगामेदार होने वाली है। लेकिन दूसरी ओर नेता विपक्ष न होने के चलते सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर हमलावर नजर आया। ये रिपोर्ट आप देखिए। बजट सत्र का आगाज, बिछी सियासी बिसात। राज्यपाल के अभिभाषण पर क्यों सजा सियासी रण। इस बजट सत्र के आगाज के साथ ही हरियाणा की सियासत की नई बिसात भी बिछ चुकी है। पहले दिन की कार्यवाही भले ही राज्यपाल के अभिभाषण और शोक प्रस्ताव पढ़ने के साथ समाप्त हो गई हो, लेकिन यहीं से एक नई सियासत भी शुरू हो गई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सरकार की उपलब्धियों का अभिभाषण में जिक्र किया तो विपक्ष ने इसे कॉपी पेस्ट बता दिया। सरकार उनके इस व्याख्यान को आदर्श मानते हुए लगातार नेक नियत, दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ हरियाणा को विकास और जनकल्याण के मामले में नई बुलंदियों पर पहुंचने के लिए काम कर रही है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बताया कि प्रदेश में गरीब और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए काम हो रहा है। निकायों में सरकार ने पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण दिया। किसानों को फसल बुआई के समय 1300 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया। 13 लाख परिवारों को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए। अब तक 1,22,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। 2015 से लेकर अब तक 2145 अवैध कॉलोनियां नियमित हुई। SYL नहर को पूरा करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। आपराधिक मामलों में 12.7% की कमी आई। लेकिन विपक्ष को राज्यपाल का यह अभिभाषण रास नहीं आया और इस अभिभाषण को दिशाहीन करार दिया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि अभिभाषण में जो भी बातें बताई गई वो पुरानी योजनाएं थी। वही पुरानी बातें लगातार 10 साल से पहले इनकी सरकार थी। ये 11वां वर्ष है और उसमें बहुत सारी चीजें जो इनकम्प्लीट पड़ी हैं। सबसे पहला देखो SYL की लड़ाई की बात कर रहे हैं, जबकि SYL का फैसला हमारे पक्ष में आ चुका है, उसके एग्जीक्यूशन की बात होनी चाहिए। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं जिनका जिक्र हुआ है। जब इस पर चर्चा होगी तो हम लोग पूरी तरह से इस पर विपक्ष के तौर पर खुलकर बोलेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का अगला विजन होता है, परंतु ये जो पिछली 10 साल जो काम किए उनकी जिक्र किया। आगे क्या होगा इसमें कोई विजन सरकार की तरफ से नहीं। विपक्ष के इन आरोपों का सत्ता पक्ष ने भी सदन के बाहर बखूबी जवाब दिया और विपक्ष से पूछ लिया कि सवाल उठाने वाले ये बताएं कि आखिर नेता प्रतिपक्ष पर आपकी सुई क्यों अटकी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। कुछ विधायक तो चाह रहे हैं कि हुड्डा साहब बन जाएं विधायक दल के लिए, लेकिन शायद हाई कमांड नहीं चाह रही है। तो यही झगड़ा चल रहा है। बार बार मीटिंगें हो रही हैं, बार बार कभी उनके प्रभारी करते हैं, कभी कोई और नेता करता है। अब कांग्रेस क्या बोलती है इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो खुद अपने लिए चिंतित नहीं है। वो हरियाणा जनता के लिए क्या चिंता करेगी। लैंड ऑर्डर की बात लेके आएंगे, जब वो मोशन लेके आएंगे तो उसका जवाब देंगे हम। मुख्यमंत्री जी तैयार है, हमारी सरकार तैयार है जवाब देने के लिए। अब एक और विपक्ष का मुद्दा राज्यपाल का अभिभाषण है तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष का मुद्दा बेहतर बजट देना और नेता विपक्ष का न होना है। ऐसे में जाहिर है कि बजट पेश होने से पहले सियासत तेज होने वाली है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो बजट सत्र का पहला दिन रहा। राज्यपाल ने अभिभाषण पेश किया और अभिभाषण को लेकर वार पलटवार देखा गया। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश अग्रवाल कांग्रेस प्रवक्ता और साथ ही विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से कर रहे हैं। शर्मा जी, राज्यपाल ने अभिभाषण पेश किया, विपक्ष ये कह रहा अभिभाषण दिशाहीन है, पुरानी उपलब्धियों को एक बार फिर से सामने रख दिया है राज्यपाल ने। जी ज्योति जी, मैं बोलूं? जी आप ही बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बोलो।
देखो, आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और सबसे पहले हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी और अन्य संविधान सभा के सदस्यगण सबको नमन किया। और उसके बाद में हमारी सरकार की एक एक उपलब्धि गिनाई, चाहे वो महिला शक्ति को और मजबूत करने के बारे में हो, चाहे वो हमने करीब 1.25 लाख के करीब हमारे युवाओं को पक्का करने की बात हो, चाहे वो 2 लाख नौकरियां हम देंगे उनकी बात हो, और लाडो लक्ष्मी योजना हम शुरू करने जा रहे हैं उनकी बात हो, और 33% आरक्षण हमने दिया हमारी बहनों को, और करीब 25,000 के करीब 25 से अब 30-35 हजार के करीब हमने नौकरियां दी। 25,000 नौकरियां कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने पहले रुकवा दी थी। उसके बाद में हमने वायदा किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमारी सरकार पदभार बाद में ग्रहण करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी ने अगले टर्म का मुख्यमंत्री घोषित किया था, इन्हीं की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा था। तब इन्होंने वायदा किया था कि मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, पहले हमारे बेरोजगार भाई बहनों को मैं नौकरी दूंगा, और उन्होंने वायदा निभाया। एससी वर्ग में जो वंचित समाज, शोषित समाज, डीएससी समाज के नाम से जाना जाता है, हमने वर्गीकरण किया। एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण किया और डीएससी समाज को उसका हिस्सा दिलवाया। और मैं इतना कहूंगा भाई, ये बजट है, ये सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए है। चाहे वो किसानों के लिए हमारी सरकार बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं और उन्होंने खुद भी किसानी करी है। इनसे बेहतर किसान की पीड़ा को कौन समझ सकता है। और जहां तक महिला शक्ति की बात है, महिला शक्ति के बारे में हमारी सरकार ने वो किया है जो आज तक कोई कर नहीं पाया। हमारी बहनों को और ज्यादा मजबूत किया है, और बजट में भी विशेष ध्यान रखा जाएगा मातृ शक्ति की तरफ, क्योंकि आधी आबादी हमारी मातृ शक्ति की है, हमारी बहनों की है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जनहित के मामलों में बहुत गंभीर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं, उनकी अगुवाई। राज्यपाल के अभिभाषण पर बात कर रहे हैं आप, आपको पहले ही उत्तर में इतनी इधर उधर जाने की क्या जरूरत पड़ जाती है रामराज जी? नहीं, हम तो केंद्र की भी, अपने प्रदेश की भी करवा रहे हैं। अपने अभिभाषण को लेकर विपक्ष कह रहा दिशाहीन है, कोई विजन नहीं है, पुरानी उपलब्धियां एक बार फिर से अभिभाषण के नाम पर पेश कर दी हैं। देखो, उसमें आप जो बजट को लेकर, ठीक है बजट को अभी आना है, पीएम से लेकर क्या क्या बातें नहीं कर रहे हैं आप। केवल हरियाणा में राज्यपाल ने जो अभिभाषण पेश किया है उस पर मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है। नहीं, उसके ऊपर तो मैंने बताया ना भाई, 2100 रुपया। ठीक है, फिर आपका उत्तर पूरा हुआ। मैं कांग्रेस की चर्चा में जोड़ रहा हूं। लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आ रहे हैं दिनेश जी, 2100 रुपए बिना एलओपी के ही इस बार का सत्र भी। हाँ, आज तक इनका नेता प्रतिपक्ष ये चुन नहीं पाए हैं, और कांग्रेस में बहुत भारी फूट है। कांग्रेस में कई कांग्रेस है, जैसे हम पहले बताते रहे हैं। चलिए ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता से ही मैं इस बात का उत्तर ले रही हूँ। फिर दिनेश जी, बिना नेता प्रतिपक्ष के भी जाएगा क्या इस बार का भी सत्र? ज्योति जी नमस्कार, आपको, आपके सभी दर्शकों को और पैनल पर बैठे सभी साथियों को। देखिए ज्योति जी, जहां तक एलओपी का सवाल है, हम बार बार इस विषय के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, और मुझे समझ आता है कि शायद आपका प्रश्न बिल्कुल वैलिड है, जायज है, परंतु उस पर हम अनेक बार चर्चा कर चुके हैं और हम बता भी चुके हैं। चर्चा तभी हो रही क्योंकि अभी बना नहीं है, एलओपी बन जाएगा उस दिन तो चर्चा ही खत्म हो जाएगी। मैं उस दिन तो केवल इस बात को लेकर चर्चा होगी कि जो नेता बनाया कि उसकी स्वीकार्यता कितनी है, सारे साथ होंगे या नहीं। ज्योति जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी अभी तक झारखंड में नहीं चुन पाई, लेकिन हरियाणा में इसको मुद्दा बनाती है। भूल जाते हैं कि कर्नाटक में इनको 8 महीने से ज्यादा का समय लगा था और झारखंड में आज तक नहीं चुन पाए। मैं बात कर रहा हूं अब महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर। एक तो ज्योति जी, आपने पूरा का पूरा अभिभाषण पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। उसके अंदर जितनी भी बातें माननीय महामहिम महोदय ने कही, वो पिछले 10 वर्षों की बातें थी। उन्होंने आगे अगले 5 साल का कोई रोड मैप नहीं रखा सरकार का,
ना उन्होंने अगले 5 साल के बारे में कोई बात की। अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि लाडो लक्ष्मी योजना की बात हुई। आप उठाकर देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय के पूरे अभिभाषण में कहीं लाडो लक्ष्मी योजना का कोई जिक्र नहीं है, जो कि ये अभी जिक्र कर रहे थे। ये अभी 2 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रहे थे। इस तरह का कोई भी जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई शब्द नहीं है। ये महिला शक्ति की बात कर रहे थे, महिलाओं को लेकर एक भी शब्द महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है। हाँ, जो चीजें हैं मैं उनके ऊपर बात करना चाहूंगा कि उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में 1,22,000 सरकारी नौकरियां आवंटित हुई। अगर उसकी एवरेज निकालोगे तो आपको 10 साल के अंदर पता चल जाएगा कि ये 10,000 नौकरियां 10,000 या 12,000 नौकरियां आप कह सकते हैं प्रति वर्ष की। लेकिन महामहिम महोदय ने ये नहीं बताया कि पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर रिटायर कितना कर्मचारी हुआ है। केवल ये बताया कि 10 साल में हमने 1,22,000, और ये बार बार जो 22,000 24,000 नौकरियों का जो बार बार बखान करते हैं, बार बार ये इस तरीके के कटु शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि भर्ती रोको गैंग, कौन सा गैंग। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कितनी बार इस बात को कहूं, और आप भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि वो जो नौकरियां थी वो पिछले टर्म की नौकरियां, जब चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर कर दिया, ड्यूरिंग द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से वो नौकरियों की जो रिजल्ट था वो रुका था। लेकिन बार बार हम पर ठीकरा फोड़ते हैं। मैं कहता हूं कि उसके बाद 5 महीने हो चुके, इनको किसने रोका था? इन 5 महीनों में और लगा देते। लेकिन पूरे 10 साल में आपने मात्र 1,22,000 लोगों को नौकरी दी, ये तो राज्यपाल महोदय कह रहे हैं। यानी 1 साल के अंदर आपने मात्र 12,000 नौकरियां दी। अब मैं अगली बात पर आता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ये तो कहते हैं कि सरकार SYL के निर्माण के लिए वचनबद्ध है, परंतु उन्होंने एक शब्द नहीं बताया कि पिछले 10.5 साल में सरकार ने उसके लिए कदम क्या उठाया, या अगले 5 वर्ष में क्या कदम सरकार उठाने जा रही है। एक शब्द नहीं बोले, केवल एक लाइन में बात खत्म कर दी कि हम वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के तौर पर 19 किस्तों में, आपको पता है कि 6 महीने के अंदर एक सम्मान निधि की किस्त दी जाती है, यानी 10 साल के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश में मात्र 6,563 करोड़ रुपया, ये राज्यपाल महोदय खुद बता रहे हैं कि 20 लाख किसानों को आवंटित किया गया। 1 साल में आपने 656 करोड़ रुपया मात्र दिया। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है हरियाणा सरकार का। तीसरी तरफ आप देखिए, वो कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में मात्र 4,872 करोड़ रुपया, मात्र 4,872 करोड़ रुपया 10 वर्षों के अंदर किसान को क्षतिपूर्ति के नाम पर मिला है। यानी 1 साल के अंदर केवल 487 करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ के बजट में मात्र 487 करोड़ रुपया, ये तो राज्यपाल महोदय मान रहे हैं इस बात को। अगली बात, राज्यपाल महोदय इस बात को भी कहते हैं कि पूरे देश में गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे देश के गृह मंत्री लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं कि ये तो अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये तो एक फैशन बन चुका है। वो अंबेडकर का अपमान करते हैं गृह मंत्री, और राज्यपाल महोदय कहते हैं कि 75 वर्ष पूरे होने पर हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान ये चलाया जा रहा है। ये किस तरीके की दोहरी मानसिकता है, मुझे समझ नहीं आती। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता था कि उन्होंने कहा कि हमने 13 लाख लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, परंतु वो ये भूल जाते हैं कि हरियाणा प्रदेश ने 52 लाख BPL कार्ड बना रखे हैं हरियाणा के अंदर। 52 लाख, आप मानते हो कि 52 लाख परिवार BPL की रेखा के अंदर हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन है 52 लाख परिवार, और आप कहते हैं हम 13 लाख लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये राज्यपाल महोदय का खुद का बयान है। 1/4 आबादी को जो BPL के नीचे है, आपको फिर BPL का कार्ड बनाने की जरूरत क्या थी? क्या केवल आपने लोकसभा, विधानसभा और निकाय में उनके वोट ठगने के लिए उनको केवल एक लालच, प्रलोभन ये दिया गया कि आपका जो कार्ड बनेगा आपको 100 गज का प्लॉट मिल जाएगा, 500 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा, 5 किलो राशन मिल जाएगा। इस तरीके के भ्रामक प्रचार लगातार भाजपा करती रही है। हाँ, एक चीज और सबसे बड़ी कि वो कहते हैं कि हरियाणा के अंदर आपराधिक मामलों में 12.7% की कमी दर्ज की गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 12.7% की कमी 2014 में दर्ज हुई, 15 में हुई, 16 में हुई, 17 में हुई, 18 में हुई, कब हुई।
लेकिन पिछले 5 महीनों से आप देख रहे हैं, उन्होंने एक बार जिक्र नहीं किया कि हरियाणा जो फाइनेंशियल कैपिटल है गुड़गांव, जो 80% रेवेन्यू देता है, उसमें आपके बम के धमाके होते हैं, और आप कहते हैं कि हरियाणा में आपराधिक ग्राफ गिरा है। वो नहीं बताते कि यमुनानगर के अंदर सरेआम एक बहन को उठा लिया जाता है, 4-4 घंटे तक चलते ट्रक में रेप होता है, परंतु कहते हैं कि हरियाणा के आपराधिक मामलों में गिरावट दर्ज हुई है। मुझे समझ नहीं आता कि ये जो राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, निश्चित तौर पर सरकार द्वारा लिखा हुआ भाषण वो पढ़कर गए हैं, और चलिए सरकार मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। शुरुआत में एक बात आप कह रहे थे कि महिलाओं का जिक्र नहीं है। रामराज जी तो हालांकि इस पे काउंटर नहीं कर रहे हैं। महिलाओं का खूब जिक्र है, लखपति दीदी की बात हो, ड्रोन दीदी की बात हो, बीमा सखी योजना की बात हो, आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, खूब जिक्र किया गया कि महिलाओं को लेकर। लेकिन लाडो लक्ष्मी योजना की जो मैं बात कर रहा हूँ उसका कोई जिक्र नहीं है। रेणु साहब, आप लोग कैसे अभिभाषण को देख रहे हैं? और सत्र में चूंकि अभी सोमवार तक के लिए आज कार्यवाही स्थगित हो गई है, आगे क्या तैयारी आप लोगों के? मैं शुरू करता हूं। राज्यपाल महोदय ने लाडो लक्ष्मी के लिए भी 2100 रुपए की घोषणा की जाएगी, ऐसी बात रखी है। देखिए ज्योति जी, सर्वप्रथम तो ये हमारे लिए बड़ा ही एक शर्मनाक इशू रहा कि हरियाणा प्रदेश में हम बिना एलओपी के आज हमारा बजट सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। झारखंड में एलओपी नहीं बना, महाराष्ट्र में नहीं बना था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। कोई प्रदेश क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यदि किसी प्रदेश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसका मतलब हम हरियाणा में भी अच्छा नहीं करेंगे या उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ये एक बहुत ही गलत बात है और निंदनीय बात है। हरियाणा प्रदेश में एलओपी होता तो बहुत अच्छा होता, प्रदेश की जनता और अच्छे से बजट में आनंद भी लेती और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को मजबूती भी मिलती। खैर, कल भी हम आपके साथ डिबेट में थे, मैंने कल भी कहा था कि नहीं आएगा एलओपी, और ये कह रहे थे कि आज रात तक घोषणा हो जाएगी। आखिर वही हुआ, वही ओले पड़े और एलओपी नहीं आया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की। ज्योति जी, काफी सारी बातों को कवर दिनेश जी ने कर दिया है और लगभग उन बातों से मैं सहमत भी हूं जो इन्होंने बातें रखी हैं। बड़ी ही अच्छी तरह से विश्लेषण इन्होंने करने का काम किया, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कहते हुए कि ये जो बातें इन्होंने कही वास्तव में ऐसी बातें हैं। इनके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं, राज्यपाल जी ने एक और बात कही अपने अभिभाषण में कि आज हरियाणा प्रदेश हरियाणा का देश का अग्रणी राज्य बन गया है। कौन से क्षेत्र में अग्रणी बना है? राज्यपाल जैसे सम्मानित गरिमामयी पद पर विराजमान पदासीन राज्यपाल महोदय से यदि सदन में खड़ा होकर के झूठ बुलवाया जाता है तो ये भी एक निंदनीय बात है। राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है उसको सरकार तैयार करती है और वो सरकार की उपलब्धियां सरकार तैयार करके राज्यपाल महोदय के मुखारबिंद से उनको सदन में बुलवाने का काम करते हैं, ताकि हमारे प्रदेश के सबसे बड़े पदाधिकारी, सबसे बड़े हमारे प्रशासक राज्यपाल महोदय अपनी सरकार की उपलब्धियों को और उसके विजन को जनता के सामने रखने का काम करे। राज्यपाल को वो रखना पड़ता है जो सरकार बना करके देती है, लेकिन सरकार को ये जरा विचार करना चाहिए कि आप राज्यपाल के मुखारबिंद से प्रदेश की जनता के सामने जो कहलवाने जा रहे हैं, क्या प्रदेश की जनता उसका विश्लेषण नहीं करेगी? कौन से क्षेत्र में हमारा प्रदेश अग्रणी राज्य बना है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। अभी इसके बाद अगली बात तो उन्होंने कही कि पूरे विश्व ने महाकुंभ को देखा। महाकुंभ का और हरियाणा प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों का क्या महत्व है इसमें, और कहां ये बजट सत्र से मेल खाता है? प्रदेश की जनता हरियाणा ने महाकुंभ देखा, हरियाणा से भी लोगों को सरकार की ओर से भेजा गया महाकुंभ में। देखो, हाँ ये कह देते भाई इतने लोगों को हमने महाकुंभ दिखलवाने का काम किया, पूरे विश्व ने देखा, तो इसका क्या औचित्य होता है हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का कि पूरे विश्व ने महाकुंभ को देखा? ऐसी बातें राज्यपाल के मुंह से कहलवाना ये कोई शोभा नहीं देता। दूसरी बात, जिस प्रकार से सभी साथियों ने कहा, मैं भी यही कहता हूं, उसी बात को शामिल करता हूं कि जहां इन्होंने सरकार की उपलब्धियों को झूठी साची गिनवाने का काम किया, वहीं सरकार आगे क्या करेगी 2025-26 में,
क्या विजन लेकर के आई है सरकार के, हम इस वर्ष में ये बजट लेकर के ये नए कार्य करने का काम करेंगे, या सिर्फ वही सड़कों की रिपेयर और बिल्डिंगों की रिपेयर, पेंशन और तनख्वाह के ऊपर ही चलता रहेगा हरियाणा प्रदेश। वो विजन देने का काम नहीं किया गया इन्होंने, वो विजन देना चाहिए था। ये कुछ और कमियां जो दिनेश अग्रवाल ने कही उसके साथ में जोड़ता हूं। दूसरी बात मैंने कहा था अग्रणी राज्य की बात मैं बाद में कहूंगा। अग्रणी राज्य हमारा कहां बना? जो देखिए हमारी जो अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी फिस्कल इंडेक्स की, फिस्कल इंडेक्स में हमारा प्रदेश देश के 18 जिलों में से 14वें पायदान पर खड़ा है। यानी हमारी जो आर्थिक प्रबंधन है, वित्तीय प्रबंधन है, उसमें हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। केवल 4 ही हमारे बिहार और यूपी से भी अब काफी पीछे चले गए हैं। हमारी सरकार का वित्त प्रबंधन की आज पूरे देश में मजाक उड़ाया जा रहा है, जो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन में वित्त प्रबंधन में नंबर 1 पर हुआ करते थे। और कांग्रेस का शासन आने के बाद कांग्रेस के ही वित्त मंत्री ने कहा था कि यदि वित्त प्रबंधन का काम किसी ने सीखना तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से सीखने का काम करे। ये पब्लिक डोमेन में चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान है। और आज वही हरियाणा प्रदेश को सुनना पड़ रहा है कि हम हमारे आर्थिक प्रबंधन, वित्त प्रबंधन में प्रदेश में सबसे पिछड़ चुके हैं। दूसरी बात ज्योति जी, हमारा बजट जो 23,024 का था, 24-25 का 1,89,876 करोड़ रुपए का था। 1,89,000 अगर राउंड फिगर में मैं कहूं इस बार हो जाएगा 2 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है। और 3.25 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्ज है। 3,17,982 करोड़ का कर्ज हमारा 2024 मार्च में सरकार ने बताने का काम किया था। हमारा टोटल बजट 2 लाख करोड़ भी नहीं है, हमारे ऊपर 3.25 लाख करोड़ का कर्ज है। ज्योति जी, ये कैसा वित्त प्रबंधन है? और आगे बात करें कि हमारे बजट का 32% हिस्सा, यानी 100 में से, प्रदेश की जनता समझती है अच्छे से, लेकिन मैं और इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं, 100 में से 32 रुपए हमारे सिर्फ ब्याज भुगतान में और कुछ हिस्सा मूल के भुगतान में चला जाता है। ठीक है रेड्डी साहब, ये केवल 68% जब हम बजट सत्र को लेकर बात कर रहे हैं तो ये बात रोजाना ही उठ रही है। और शर्मा जी, समय अभी कम है, मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ आप लोगों से। ये वित्तीय प्रबंधन को लेकर, कर्ज को लेकर घिरने वाले हैं आप लोग इस बार के सत्र में भी? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा ज्योति जी, जीएसटी कलेक्शन में हमारा राज्य फर्स्ट 5 में आ गया है। इसका मतलब हमारे वित्त प्रबंध बढ़िया है, हमारे कारोबार में तरक्की हुई है, हमारे हरियाणा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है और अन्य कारोबारी भी सबने तरक्की करी है, तभी तो वो जीएसटी भर पा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने बहुत तरक्की करी है, चाहे हॉस्पिटल बनाना हो, चाहे पीजीआई बनानी हो, चाहे स्कूल बनाने हो, चाहे रोड बनाने हो, चाहे अन्य काम, अन्य कार्य करने हो। आज हमारा हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। मेरा भाई जींद से बिलोंग करता है, हमारा मित्र है, बड़ा भाई हमारा, तो हमारे जींद में भी 4-5 रोड नए निकल गए हैं। अब जींद से हम चंडीगढ़ जाते हैं तो मात्र 1.5-2 घंटा लग जाता है, पहले 5-6 घंटे लग जाते थे। और इनके घर के बिल्कुल नजदीक हॉस्पिटल बन गया है, जो 10-11 मंजिल का हॉस्पिटल होगा, बड़ा बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है। हर मामले में हमने तरक्की करी है। तो दूसरा, ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, इन्होंने आपराधिक मामलों का जिक्र किया। महामहिम राज्यपाल जी ने कहा अपराधियों के मामलों में कमी आई है, तो इन्होंने महिला शक्तिकरण के बारे में भी कहा। महामहिम राज्यपाल जी ने कुछ नहीं बोला, जबकि आपने कुछ स्वीकार किया। हमारे इन लोगों के प्रवक्ता भी करे, तो उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना का भी शुरू किया, महामहिम राज्यपाल ने जिक्र किया, और भी महिला शक्तिकरण के बारे में बात कही। आपराधिक मामलों में ये भूल गए, इनके टाइम में आपराधिक मामले कितने थे। इनके टाइम में गोहाना कांड हुआ, इनके टाइम में मृतपुर में एक दलित बेटी को जिंदा जला दिया था, इनके टाइम में तंदूर हत्याकांड हुआ। तो इनने जैसे वहां पे इनके टाइम में निर्वाणा गेस्ट हाउस कांड हुआ। और महिलाओं के सम्मान के बारे में तो ये क्या जाने महिलाओं का सम्मान कैसे। चलिए, टाइम अभी कम है, दिनेश जी को कुछ कहना है,
बहुत जल्दी बोले दिनेश जी। सरकार ने बहुत अच्छा ज्योति जी, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुंह जबानी बातों से कुछ नहीं होता। आज राज्यपाल जी के अभिभाषण के अंदर एक चीज और आपकी मैं जानकारी में लाना चाहूंगा, हालांकि आपने खुद वो सारी चीजें सुन ली है और पढ़ ली है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सीजन यानी कि पिछले 5 साल के अंदर, खुद कह रहे हैं राज्यपाल, 5 साल के अंदर 1,25 करोड़ रुपए 1,25 करोड़ रुपए एमएसपी के नाम पर 12 लाख किसानों के खाते में डाले गए। यानी कि एक साल में कुल 25 करोड़ रुपया, इस बात को राज्यपाल जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि एक साल में 25 करोड़ रुपया मात्र, 1,25 करोड़ रुपया 9 सीजन का मतलब समझते हो आप, 5 साल। दूसरी तरफ नायब सरकार कहती है कि हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। 24 फसलों पर एमएसपी देने वाली नायब सरकार ये नहीं बता पाई। ठीक है, विषय क्योंकि बहुत बड़ा तो इस पर काफी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय आगे इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल हुए, वक्त दिया। तो हमने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर, बजट सत्र के पहले दिन को लेकर चर्चा की है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।